नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज बात उस राज्य की जिसे देश का मस्तक कहते हैं। आज बात उस राज्य की जहां चेनाब की कलकल धारा बहती है। आज बात उस राज्य की जहां डल का किनारा सबको अपनी ओर खींचता है। आज बात जम्मू कश्मीर की, जहां चुनाव के प्रचार का शोर खूब सुनाई दे रहा है। वर्ष 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी की सजा दी गई, लेकिन इतिहास के इस पन्ने को आज जम्मू कश्मीर के चुनाव में झाड़ पोंछकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलट दिया। इस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया कि घाटी की आबो हवा अचानक से बदल गई। गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और कांग्रेस की साझेदार ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी आग बबूला है, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर है। जम्मू कश्मीर में सवाल सिर्फ अफजल के इर्द गिर्द ही नहीं घूम रहा, वहां की स्थानीय पार्टियां उन मुद्दों को कुरेद रही हैं जिसके जख्म से बड़ी मुश्किल से जन्नत उबर पाई है। और इसकी झलक लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जब लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन प्रश्न ये कि आखिर भावनात्मक मुद्दों के दम पर राजनीतिक पार्टियां क्या हासिल करना चाहती हैं? क्या सभी अपने अपने वोट बैंक्स को साधने में लगे हुए हैं? क्या इन मुद्दों से समाज, राज्य और हमारे देश का भला होगा? आज जम्मू कश्मीर चुनाव के सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जम्मू कश्मीर के लिए जो इतिहास हो गया उसकी चर्चा वर्तमान में खूब हो रही है। 5 अगस्त 2019 को जिस 370 के खात्मे की घोषणा संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, उसकी चर्चा विधानसभा चुनाव में करते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा। पहली बार 2 संविधान नहीं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया, इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को चुनौती दे डाली और जनता के बीच उम्मीदों की लकीर भी खींची। ये राहुल बाबा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, लिहाजा अमित शाह की चुनौती का जवाब कांग्रेस ने दिया। मेरा सवाल अमित शाह जी से, जब पुनर्राज्य बनाना ही था तो बने बनाए राज्य का स्तर क्यों गिराया गया? क्यों राज्य से वो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? जब राज्य, इसीलिए आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता अमित शाह जी। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे कि आपने पूर्ण राज्य का दर्जा देकर राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र सरकार जो मदद करना चाहता कर लेता। जम्मू की रैली में अमित शाह ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है, उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। यानी बीजेपी जम्मू कश्मीर में उन्हीं मुद्दों पर जोर दे रही है जो जमीन पर अपना चुनावी रंग दिखा सके।
अनुच्छेद 370 जिसे मोदी सरकार खत्म कर चुकी है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, इस बात संसद में अमित शाह बोल चुके हैं कि सही वक्त पर फैसला लिया जाएगा। आतंकवाद जिसे मिटाने का संकल्प है, पाकिस्तान से बातचीत, जब तक शांति बहाली नहीं पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं। भ्रष्टाचार, कांग्रेस अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार पर जम्मू कश्मीर को लूटने का आरोप लगा रही है। अमित शाह की इस वार का गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कुछ यूं जवाब दिया। आपके मुतालबे दिल्ली के साथ जिन लोगों ने सौदा किया हुआ है वो हल नहीं करेंगे। और अगर इसका आपको सबूत चाहिए तो कल ही जम्मू में वजीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वो वहां पे गिन रहे थे कि किन लोगों के साथ वो कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। उनमें कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। हालांकि वोट बैंक को साधने के लिए उमर अब्दुल्ला की पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली का भी जिक्र कर चुकी है। साथ ही अफजल गुरु की फांसी के मुद्दे को भी हवा दे चुकी है। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Do you believe in capital punishment? No. 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 Okay. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. उमर के इस बयान पर जल्द ही बीजेपी ने पलटवार किया। किए हुए करिंदे थे तो यही उनको सपोर्ट करते थे। आज भी ये उसका नाम लेकर के कश्मीर में एक पोलराइजेशन करना चाहते हैं आतंकवाद के नाम पर। जो उनकी मैनिफेस्टो आया है उसमें भी आपने देखा कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इन्होंने सोचा कि शायद इंजीनियर रशीद इस प्रकार की बातें करता था तो इनको बुरी तरह से उसने पराजित किया। शायद मेरा भी कुछ इस तरीके से बन जाए, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तान की जो एकता और अखंडता के खिलाफ जिन्होंने हमले किए उनको शेल्टर देना गलत बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी लगातार हमलावर, चाहे मसला आतंकवाद का हो या फिर पत्थरबाजों की पैरवी का। देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को समझते हैं। भली भांति उनको इस बात का पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए वो कभी जेल से कैदियों को छोड़ने की बात करते हैं, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और पत्थरबाज को बढ़ावा देने वाली ताकतों की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को 24 सीटों पर होगी, जबकि दूसरे चरण में 25 सितंबर को 27 सीटों पर मतदान। वहीं 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 39 सीटों पर जनता वोट डालेगी। 90 विधानसभा सीटों पर जम्मू कश्मीर में ये चुनाव काफी अहम है। 370 हटने के बाद चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के हाथ में भी सियासी हथियार है और बीजेपी के हाथ में भी। लेकिन जनता के हाथ में वोटिंग का जो हथियार है वो किसी का भी भाग्य बना सकती है और पलट सकती है। आज तक इस समय हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी, गगन भगत जी, तौसीफ शाह जी और संजय शराफ जी के साथ दीपक झा जी मौजूद हैं। आप पांचों को नमस्कार, पांचों का स्वागत यहां पर। गगन जी, हम आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि 2 बयान आपके नेता की तरफ से इस तरह के आ गए हैं, एक तो अफजल गुरु को लेकर और 370 आपके घोषणा पत्र में है, इसलिए अभिजीत जी से मैं शुरू कर रहा हूं। अभिजीत जी और आप सभी मेहमानों से निवेदन है कि जब एक बोले तो दूसरा प्लीज मत बोलिएगा, सबको बराबर टाइम। और अभिजीत जी, मैं 2 मिनट लगा लूंगा, आपको याद दिला दूंगा सबको 2-2 मिनट पहले इस चंक में, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं एक दूसरे से सवाल पूछने के लिए। क्यों ऐसा लगता है अभिजीत जी आपको कि अफजल गुरु का मुद्दा उठाकर उमर अब्दुल्ला अलगाववाद की हवा एक बार फिर से चलाना चाहते हैं? क्यों साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि 370 अपने घोषणा पत्र में शामिल करके फिर से वो
उसी पुराने कश्मीर 370 वाले कश्मीर को पैदा करना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला, और क्या इसका स्थानीय लोगों के मन में उनके प्रति सहानुभूति होगी, आपको नुकसान होगा, ये आपको डर है या कुछ और? अभिजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सईद साहब। मैं दो बातों से जो आपका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात कारण समझिए। कारण ये है कि वो जमाना चला गया जब 5000 वोटों से 5000 के वोट लेकर यहाँ पर लोग एमएलए बनते थे, 10,000 वोट से मंत्री बनते थे और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बनते थे। तब इन्हीं का खानदानी राज चला करता था। अब जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जब जमहूरियत को असली अमली जामा पहनाया गया है, आज लाखों के हिसाब से वोट लेना पड़ते हैं, क्योंकि 3 टायर सिस्टम रिस्टोर हुआ, 5 सरपंच बने, बीडीसी डीडीसी बने, इस हिसाब से एमपी और अब एमएलए के चुनाव वो आपके सामने हो रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि इन लोगों को आदत पड़ी है 5000 के वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करवाया, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंद करवा दिया, यहाँ पर उपद्रव करवा दिया और 2-4 हजार वोटों से एमएलए बन गए। अब लेना पड़ रहे हैं लाखों वोट। तो दिक्कत यही है, उमर साहब भी हार गए और महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। अब इनको लग रहा है बौखलाए हुए कि किस तरह से हम अपनी सियासी जमीन जो है वापस खोगे। तो जो चीज देश के कानून के साथ चलते हुए और जिस इंसान ने हमारे देश के संसद के ऊपर हमला किया था उसको जो देश के कानून में सजा दी, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। अब इसके अंदर जो उमर साहब आप सब लोगों का टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। ये उमर साहब आज आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, एक नया शगुफा छोड़ने के ऊपर आए हुए। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह थे। और जिस हिसाब से किया गया उसके हिसाब से उमर साहब तो खुद ही उसके अंदर थे, 18वें नंबर से उठा के अपने पहले नंबर पर लाए, क्योंकि आपको पता था कि आप चुनाव 2014 के नहीं जीतोगे। आपने सियासी फायदा लेने के लिए सब कुछ काम किया। उसको तो देश के कानून ने सजा देनी थी जिसने हमारे देश के संसद के ऊपर हमला किया था, लेकिन इन्होंने उसकी मौत को भी अपने सियासी फायदे के लिए यूज किया। और आज उमर साहब पूरे हिंदुस्तान को क्या नया पाठ पढ़ा रहे हैं? उमर साहब आप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, जरा जवाब दीजिए इन सब बातों का, लोगों को ना बरगलाएं। आज अगर यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर अमन सुकून लौटा है तो किसके कारण लौटा है? हमारे अमित शाह साहब के कारण लौटा है। आप देखिए डिफरेंस, देखिए इनके समय के गृह मंत्री के देखिए और हमारे समय का गृह मंत्री देख लीजिए। बूटा सिंह इन्हीं के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। रातों रात यहाँ पर जमहूरियत का गला 1987 में दबाया गया, जीतों को हराया गया, हराए ऊपर जिताया गया, उसके बाद बंदूक दाखिल हुई। हमारे गृह मंत्री ने यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो नया यहाँ पर एक कीर्तिमान स्थापित किया, बस 1 मिनट दूंगा सईद साहब, जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है उसके बाद लाखों वोट आज डालना पड़ रहे हैं। अब इनके गृह मंत्री में और हमारे गृह मंत्री में फर्क देखिए। हमारे लोग यहाँ पर इनके समय पे बम गोली बारूद के खौफ पे रहते थे, आज यहाँ पर इंसान खुला घूम रहा है। तो मुझे लगता है कम से कम इनको देखना जो इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद। 20 मिनट ऊपर है, कोई बात नहीं। गगन जी, आपको लगता है कि 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनका असर पूरे देश में गगन जी होता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, आपके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन देश भर में उसका असर होता है। पहला ये कि 370 वापस उसकी वापसी होगी और दूसरा अफजल गुरु की फांसी। आपके नेता ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती, मैं होता तो कभी इसकी अनुमति आज्ञा नहीं देता। आपको लगता है कि फिर एक बार आप देश से अलग चल रहे हैं और इसका नुकसान आपसे कहीं ज्यादा आपकी सहयोगी कांग्रेस को देश भर में हो सकता है? वो दीपक जी से मैं बाद में पूछूंगा। गगन जी बताइए, आपका समय शुरू कर रहा हूं। सही जी, नमस्कार। आज तक के सारे दर्शकों का अभिनंदन और साथ ही पैनलिस्ट सभी का नमस्कार। सही साहब, मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि चुनाव में कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जो चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन पे पार्टी की आइडियोलॉजी बनती है। जैसे भाजपा की जो आइडियोलॉजी थी वो बनती थी राम मंदिर के ऊपर, तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं राम मंदिर। वैसे ही 370 जो है हमारे लिए एक बेसिक मुद्दा है और इसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं कभी। और बाकी राज्यों का मुझे पता नहीं, लेकिन 370 का नुकसान जितना जम्मू कश्मीर के लोगों का हो रहा है वो शायद कहीं और नहीं हो रहा हो। हमारे रोजगार चले गए, लोग परेशानियों में हैं और ये चुनाव जो है इसमें अलग सी बौखलाहट जो है लोगों में। आप देखिएगा इस बार परसेंटेज जो होगा कितना ज्यादा आएगा वोटिंग का यहाँ पर, क्योंकि लोग जो है इतने परेशान हैं। ना केवल कश्मीर के, बाकी जम्मू में जाके देखिए, आप बाजारों में जाके देखिए, आप पूछिए यहाँ से दरबार मूव जो बंद हुआ तो क्या उनका असर पड़ा, व्यापार गिर गया यहाँ। मैं भाजपा की बौखलाहट से समझ सकता हूँ, इस टाइम परेशान है। 400 पार की बात करने वाले 240 पे आ गए और जो यहाँ 6-8 लाख की जीत से करते थे, सांसद में जाते थे, आज वो मात्र 1.5 लाख की जीत पे रह गए। तो ग्राफ से नीचे गिरा है भाजपा। और 370 हमारा एक बेसिक मुद्दा है जिसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे और आने वाले समय में संघर्ष करेंगे।
मैं भी एक बयान देख रहा था अमित शाह जी का, जो कह रहे थे भाई स्टेट हमने देनी, बिल्कुल हमने देनी, आपने देनी है कि कौन कह रहा है कि हमने देनी है स्टेट, लेकिन लेनी हमने है ये हमें पता है और हम इसको लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, पार्टी पीछे नहीं हटेगी। जो हमारी लीडरशिप है वो बहुत देर से इस मुद्दे को उठाती रही है पार्लियामेंट में कि क्या क्या जम्मू के साथ कश्मीर से एट्रोसिटी हो रही है आफ्टर 2019 जो एब्रोगेशन हुआ था उसके साथ, और कई ऐसे मुद्दे हैं वो शायद टीवी में कभी ना आए लेकिन वो हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और आप देखेंगे कि ठीक कहा उमर साहब ने, वी आर अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। कारण ये है कि और भी कई चीजें होती हैं क्रिमिनल को टाइम अप गगन जी सजा देने के लिए, लेकिन मैं आपको बात करना चाहूंगा कि आतंकवाद का कभी हमने समर्थन नहीं किया, और शायद हमारी पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसके नेता एमएलए मंत्री जो है उनको शहादत मिली है। आतंकवाद से कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर कोई नहीं जान सकता यहाँ पर। तो ये बेसिक मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर और इस पे हम लड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें हमारी इज्जत, हमारी जितने भी यहाँ पर हक है लोगों के वापस ना मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हर मुद्दे पे लड़ाई करती रहेगी और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे किस कदर जो है लोग इस टाइम बेचैन है कि फटाफट चुनाव आए और हम बटन दबाएं ताकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी सरकार बनते देखे। लगभग 3 मिनट लिया आपने, कोई बात नहीं, मैंने आपको रोका नहीं, वो इसलिए कि एक एक बार सबको मौका मिल जाए। गगन जी, अभिजीत जी ने जो बात कही थी कि आपके नेता भी हार गए, महबूबा मुफ्ती भी हार गई, इस बार मुश्किल होगी। परिसीमन के बाद ये प्रश्न आगे मैं आप सभी से पूछूंगा। तौसीफ जी, शाह साहब लगता है कि इस बार आपको मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब आप बीजेपी के साथ थे, बीजेपी ने आपसे समर्थन वापस लिया, राष्ट्रपति शासन लगा, 370 हटी, सारा क्रेडिट बीजेपी को चला गया, बीजेपी की सरकार को चला गया और जम्मू कश्मीर की जनता की नजर में आप दोषी हो गए। आपके कारण यह हुआ, आप सरकार चला नहीं पाए, आपने मौका दे दिया इतना बड़ा। क्या यही कारण था कि महबूबा को हार का सामना करना पड़ा? और क्या आपको लगता है कि इस बार वाकई आपके लिए जम्मू कश्मीर में चुनौती बहुत बड़ी है? शाह साहब। शुक्रिया सईद साहब पैनल में बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले ये कहूंगा आपसे जी, जो 370 की जो बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी के साथ जो हमारा इलाक हुआ था, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, वो इसी चीज के लिए था कि वो 370 को हाथ में लगाएं। जब तक हमारा वहां कोलेशन उनके साथ था, वो तब तक उन्होंने 370 को हाथ नहीं लगा पाए। जब उन्हें लगा कि ये वो आप देखें जो हमारा कॉमन बिजनेस मिनिमम प्रोग्राम जो था जी, उसके नंबर 5वें पर या 6ठे नंबर पर लिखा है कि 370 को आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो जैसे इन्हें लगा कि बिल्कुल पीडीपी हमें हाथ नहीं लगाने देंगी, तो इनके पास कोई और चारा रहा नहीं। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि ये बात लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचे कि हमने क्यों कोलिशन करा था। ये एक इसकी बहुत ठोस वजह थी कि हमने 370 को बचाने के लिए अपनी पार्टी को बलि का बकरा बनाया था, बीजेपी के साथ जुड़े थे, जबकि ये सब जानते थे जो पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ेगी, इसके आने के बाद भी आइंदा भी जो पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ेगी वो इलेक्शन में बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, दूसरा आपका सवाल ये था कि ये इलेक्शन हमारे लिए क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो जे&के स्टेट में हमने 10% वोट लिए हैं पीछे पार्लियामेंट इलेक्शन में, मगर वो 10% हम 10% काउंट नहीं करते, उसे हम अप्रॉक्सीमेटली 20% काउंट करते हैं। यू लास्ट मी व्हाई? हमने सिर्फ 3 सीटों से अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। सो जम्मू की 3 सीटें हमने बिल्कुल खुली छोड़ दी थी, जो हमने जो हमारा 10% यहाँ की वैली की 3 सीटों में से बढ़ा, तो यानी अगर हम जम्मू में भी उठते तो अप्रॉक्सीमेटली 18-19% पर हम भी हैं। जैसे अभी जैसे महबूबा जी का इलेक्शन आप देखेंगे, जैसे साउथ से उठी थी तो वहां हमने अप्रॉक्सीमेटली 23% वोट लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर 24% वोट लिया है और कांग्रेस ने वहां पे यही 24 अप्रॉक्सीमेटली वोट लिया। सो वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। शाह साहब, टाइम अप, 2 मिनट। ये कोई बात, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि मैंने आज अमित शाह जी का उनका मैनिफेस्टो जो उन्होंने लॉन्च किया आज, एक बात उनकी सही मुझे नहीं लगी कि जैसे वो बता रहे थे कि 2014 से पहले यहाँ 10% इलेक्शन हुए थे। तो ये हमारे माननीय होम मंत्री गृह मंत्री साहब हैं, जब गृह मंत्री साहब के पास डाटा सही से नहीं है तो इनको स्टेज पर नहीं चढ़ना चाहिए।
ये है 2002 में यहाँ अप्रोक्सीमेटली 48% का इलेक्शन हुआ है, 2008 में यहाँ 61% इलेक्शन हुआ है, 2014 में 65 हुआ है। अब सुनने वाली बात है कि जब से बीजेपी आई है 2021 में जो डीडीसी इलेक्शन हुआ वो 51% टोटल पोल था, और 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन था दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 53-54%। सो वी कैन से कि ये लोगों को जुमला कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। हाँ, देखा जाए तो बीजेपी से पहले जो इलेक्शंस होते थे सर खत्म कीजिए, 3 मिनट हो गए। ओके सॉरी, मैं आप अगली बार जब आपका मौका आएगा, 3 मिनट पूरे हो गए तो मैं चाह रहा हूं कि सबको टाइम मिल जाए। दीपक जी, दीपक जी क्या हो गया, फंस गए बुरी तरह से आप तो। मतलब जम्मू कश्मीर में भले ही आपके सहयोगी को थोड़ा सा फायदा हो जाए, लेकिन देश में क्या जवाब देंगे आप? एक आतंकवादी का जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, उसका समर्थन और उसको फांसी न देने के बाद अगर आपके सहयोगी कर रहे हैं तो आपका स्टैंड इस पर क्या होगा? क्या आप बिल्कुल उनसे सहमत हैं, उसी लाइन पर चल रहे हैं? दोनों की एक ही मर्जी है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही है? सईद भाई, सबसे बड़ी बात आज मैं बोलूंगा, एक आप यहाँ पे तौसीफ साहब बैठे हैं और देश में अमित शाह ने भाषण दिया जाके जम्मू कश्मीर, तो एक कहावत याद आ गई, चोर चोर मौसेरे भाई। दो चोरों की भाषा एक तरीके की है, एक चोर बीजेपी, एक चोर पीडीपी। तो दो चोर जब मिल जाते हैं ना तो दूसरों को ही मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूं दीपक भाई, हम लोग प्लीज आप लोग मत बोलिए, आप लोग प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सभी से, 2 मिनट आप सबसे। नहीं एक सेकंड दीपक जी, दीपक जी सर एक सेकंड अभिजीत जी नहीं सुनिए ना, इनका कंप्लीट हो जाए अभी, सुनिए सबको। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ प्लीज, नहीं अपने नहीं अच्छे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तभी तो कहा हमारे पास नहीं प्लीज नहीं कहा नहीं प्लीज, मैं इस शो पे तो प्लीज मत कहिएगा आप, मैं आपसे माफी चाहता हूँ प्लीज, इस तरह के किसी शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, समय नष्ट हो रहा है। मैं फिर से 2 मिनट सेट कर रहा हूं आपके लिए। चलिए आज मैं जानता हूं आज आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा है दीपक भाई, लीजिए अब 2 मिनट आपके चालू होते हैं प्लीज। 2 मिनट बोलने नहीं दिया और मुझको कह रहे हैं कि जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो गलत बात है। सही तो टाइम सेट फिर से कर दिया, 0 कर लीजिए, ये फिर से 0 कर दिया। मैंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, हिंदी कहावत है, हम सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है हमारे स्कूलों में भी। इसका तात्पर्य क्या है? तो 2 पार्टियां, अच्छी बात कर लीजिए, छोड़ जम्मू कश्मीर, अभी वो उल्टा पुल्टा बोलेंगे कुछ आकर अभिजीत जी वैसे ही। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इन लोगों ने ठगी किया। बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं? जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से चुनाव नहीं हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज अमित शाह जी वहां पर जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहता हूं, आसिया अंद्राबी कौन है, ध्रुव सक्सेना कौन है? जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं भारत में, सारे के सारे आतंकवादियों का कनेक्शन भाजपा के साथ निकल आता है। कोई आईटी सेल का हेड होता है, कोई किसी सेल का हेड होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, पिछले 70 सालों के इतिहास में देश में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को पकड़ती थी और भाजपा उनको प्लेन में बैठा के कंधार तक ले जाके छोड़ के आती थी। पूरा देश देखता है, पूरा देश जानता है इस बात को। अजहर मसूद जिसको छोड़ा गया, उसकी वजह से पूरे देश में किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हुए। पिछले 10 सालों में पूरा देश बेतहाशा खून की नदियां देखा कि बेगुनाहों के खून की नदियों से बहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह से अनाप शनाप शगुफे छोड़ देते हैं। बताइए, आज आप देश को पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, और नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के दुश्मनों को हमारे देश में पठानकोट पे ले जाके दिखाते हैं। पहली बार हुआ होगा इस तरीके से इतिहास में कि भारत ने कभी पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया निरीक्षण करने के लिए। आज भी देश जानना चाहता है, पुलवामा में आतंकवादी घटना हो गई, कहां से आए आतंकवादी, कैसे आए इतनी सुरक्षा के? तो भाजपा से जनता सवाल पूछती है, जम्मू कश्मीर के लोग सवाल पूछते हैं। बताइए, और फिर जनता सिस्कारी लेते हुए कहेगी ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो मेरे फैसले कैसे होंगे? तो बात यह है कि जो आज सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश हैं, सवाल इनसे होना चाहिए, ना कि दीपक झा से, ना कि कांग्रेस पार्टी से, ना कि पत्रकारों से। सवाल भाजपा से कि इन्होंने 10 साल कश्मीर को बंधक बना के क्यों रखा, इन्होंने कश्मीर को युवाओं को आगे बढ़ने का मौका क्यों छीना? सवाल इस पे होना चाहिए सईद भाई। सवाल नरेंद्र मोदी जी से होना चाहिए कि क्यों वहां के धन को, जन को आपने लूटा और अपने खजाने में भरते रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। 2:20 पे आपने समाप्त कर दिया। अब आप स्वतंत्र हैं सभी लोग, लेकिन निवेदन फिर वही कि बीच में टोकिएगा नहीं, लिख लीजिए और जब आपका समय आए, हम ऑर्डर से चल रहे हैं। अभिजीत जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, शाह साहब, सबसे पहली बात आपका नंबर नहीं है, शाह साहब आ रहा हूँ। अभिजीत जी एक प्रश्न तो सुन लीजिए सर प्लीज। तौसीफ शाह जी आपके पास आता हूँ, तब आप जवाब दीजिएगा। अभिजीत जी, आप मेरे को नहीं बुलाया अभी। सॉरी संजय जी, क्षमा। वेरी बैड। नहीं अरे
कैसे हैं आप, ये बताइए। ट्रेनिंग छोड़ के आपके पास बैठा। कैसे हैं आप, कैसे हैं संजय जी? गुड गुड। संजय जी, अब ये देखिए, आप पर दारोमदार है। आपकी तरफ, आपकी पार्टी आरएलजेपी की तरफ कश्मीर की जनता जो है बहुत उम्मीद की नजर दृष्टि से देख रही है। क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे आप अपने आप को कश्मीर में स्थापित कर पाएंगे? आपका समय शुरू होता है। सईद भाई, पहले मैं इनके बातों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बात की है, अफजल गुरु की जहां पर बात है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं। नहीं, प्लीज नहीं, दीपक जी नहीं, आपको अलाउ नहीं करूंगा मैं। नहीं बोलेगा, कोई नहीं, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। सईद जी, जब अफजल गुरु की बात होती है तो इनको बताइए उसकी ब्लैक वारंट पर किसने सिग्नेचर किया? उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद सिग्नेचर किया उसकी फांसी के लिए। एग्जैक्टली। नंबर वन। नंबर टू, जहां 370 और 35A की बात है, कांग्रेस का प्रवक्ता ये क्लियर करे, क्या वो उसके साथ में है? क्या वो 263 एमपीज लोअर हाउस में समर्थन सपोर्ट करेंगे, बिल को पास करेंगे, उसके बाद अपर हाउस में बिल आ जाएगी, राज्यसभा में वहां पास करेंगे, उसके बाद हिज हाइनेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी, वहां पर क्लियर होके भी अगर आ गई, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगेगा, 100 साल लगेंगे। मेरे भाई, कहां पर है 263 एमपी? क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? आप लोगों को क्लियर कट बताइए, रोजगार देंगे लोगों को, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ जो है, उनके बेरोजगारी की बात करिए, लोगों को पीसफुल एटमॉस्फेयर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने दे दिया है। आई एम नॉट प्रवक्ता बीजेपी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो काम आप दोनों गवर्नमेंट नहीं करे। उमर अब्दुल्ला साहब के गवर्नमेंट में 129 बच्चों का कत्ल हुआ, मैं कत्ल कहता हूं। महबूबा जी के टाइम में 124 बच्चों का कत्ल हुआ, दोनों जब चीफ मिनिस्टर थे। आप क्या हुकूमत चलाएंगे? आप कौन सा हक लेकर लोगों के बीच में आकर बोल रहे हैं कि हमें वोट दे दीजिए? क्यों देगा कश्मीर का युवा नौजवान आपको वोट? आप बताइए किस बात पर वोट देगा? पथराव आपके टाइम में होता था, स्टोन पेल्टिंग आपके टाइम में होती थी। कोई भी कश्मीर का बड़ा बुजुर्ग जुमा को नमाज नहीं अदा कर पाता था। फ्राइडे को जुमा का नमाज अदा करने के बाद वो बाहर में बेचारा देखता था, बाहर पथराव होगा। कोई बच्चा वहां पर अपने स्कूल के बाद में टीचर के पास जाता था, उसको पुलिस पकड़ के लाती थी। ये सब सिनेरियो अगर चला है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के को भी दिखा दीजिए स्क्रीन पे प्लीज। मुबारकबाद देनी चाहिए कश्मीर के लोगों को। वही पुलिस फोर्स आज भी है, वही 2 मिनट हो गए सर, डीएसपी आज भी है। आज क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें जो आपके टाइम में हो रहा था? संजय जी, सईद जी, लास्ट पॉइंट। हाँ प्लीज। तो दैट इज द ओनली थिंग कि आप सब लोग अपने जो मैंने इसलिए हर वक्त बोला है, उमर अब्दुल्ला साहब को भी, डॉक्टर फारूक साहब को 86-87 में जो हालात हो गए, और आज उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा जी को माफी मांगनी चाहिए पहले अवाम से। क्या चीफ मिनिस्टर जो हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से कत्ल हो गए, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद उनको आगे की बात करनी चाहिए। जब उमर अब्दुल्ला साहब एक साइड में बोलते हैं मैं 1 लाख रोजगार दे दूंगा, आपको शायद लास्ट पॉइंट 1 लाख रोजगार दे दूंगा, अच्छी बात है। एक साइड से दूसरे साइड से कहते हैं मेरा तो जब पीएसओ लेना होगा वो मैं एलजी साहब से ले लूंगा, एलजी साहब के पास जाना पड़े। जब पीएसओ एलजी साहब से लेना है, 1 लाख रोजगार कहां से दोगे भाई? इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट कहां से दोगे? 3 मिनट हो गए सर, आप समाप्त कीजिए प्लीज। स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी के माध्यम से मिला है कश्मीर को। संजय जी, 1996 में रेलवे लेके आ गए, 1,08,416 बच्चों को रोजगार मिला। संजय जी 3 मिनट से ऊपर हो गए, आपसे निवेदन है अगली बार आपका मौका है तो बोलिएगा। और लेकिन आपने एक बात अच्छी कर दी। मैं इस सेगमेंट में अगले हिस्से में अभिजीत जी से वही सवाल पूछने वाला था और सभी मेहमानों से। अभिजीत जी, ठीक है, अब तो आपको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, उसका फायदा भी आपको हो सकता है अफजल गुरु वाला, लेकिन 370 के बाद क्या क्या बदला अभिजीत जी? और इस बार जब आप चुनाव में जाएंगे तो पीडीपी से जब अलग हुए थे उसके बाद ये पहला चुनाव है, कश्मीर की जनता को आप क्या देने जा रहे हैं? और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभिजीत जी प्लीज बताइएगा, हर बार हर मेहमान से, हर राजनीतिक दल के नेता से, प्रवक्ता से हम पूछते हैं, हमारे प्यारे कश्मीरी पंडित भाइयों का क्या होगा? कब वो अपने घर वापस लौट पाएंगे? सईद साहब, तीनों सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, कमलेश कुमारी जी आपको याद होगा, जो उसी अटैक के अंदर जिन्होंने सबसे पहले टेररिस्ट देखे तो सबसे पहले उन्होंने वहां पर ऐलान किया था। उसके अलावा देशराज जी, घनश्याम जी, नानक चंद जी, जगदीश जी, नेगी जी, ये सब वो लोग हैं जो उस अटैक में
जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, ये शहीद वो लोग हैं। आज उनके परिवारों से जरा पूछिए कि ये क्या किया। अगर उमर अब्दुल्ला और उनके साथ की मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कौन से आज बयान दे रही है और किस तरह के बयान दे रही है। तो मुझे लगता है सबसे पहले उनको थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए, जब इस तरह की बात करते हैं उन परिवारों के 9 परिवार हैं उनकी तरफ देख लेना चाहिए। अब आपको जो दूसरा सवाल आता है कि बदला क्या, देखिए बदला यहाँ पर जो है वो आपके सामने ही है। जो कुछ बदला है ये आपके सामने है। बदला क्या है कि 2.5 करोड़ के ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। बदला ये है कि G20 जैसे इवेंट हो रहे हैं। बदला ये है कि बम गोली बारूद का खौफ खत्म हो गया। लेकिन अभी भी आप देखिए कि कांग्रेस के मंसूबे देखिए, जो आज हस्ताक्षर करती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज ऑटोनॉमी की बात कर रही है, ये राहुल गांधी जी की कौन सी मोहब्बत की दुकान है। आपको पता है 87 के बाद इसी राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के नीचे 1.5 लाख लोगों का शमशान है, 1.5 लाख लोगों का कब्रिस्तान है। इसका जवाब राहुल गांधी जी देंगे पूरे देश को कि आज ये कौन सी राजनीति करने पर उतर आए हैं राहुल गांधी जी। और अगर इनकी ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग चलते हैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो समझ लीजिए 2.5 करोड़ सैलानी यहां पर आए हैं। अगर कहीं पर राहुल गांधी जी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर, तो इन्हीं 2.5 करोड़ टूरिस्ट को तो वीजा लेकर आना पड़ेगा। तब तो 2.5 भी यहां नहीं आएंगे। उसके बाद हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। ये कौन से षड्यंत्र और कौन सी ओछी राजनीति है। एक और सुनने वाली बात आपको बताता हूं कि राहुल गांधी जी जिस जगह पर 2013 में किश्तवाड़ के अंदर जब इनके यहाँ पर गृह मंत्री हुआ करते थे सजाद किचलू, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार के, राहुल गांधी जी उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला उस 2013 के जो अटैक किए गए, जिसके अंदर सभी दुकानें जलाई गई थी हिंदुओं की। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है, और इसके अंदर कई लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे। और इनका यहाँ पर वो जो सज्जाद किचलू यहाँ पर गृह मंत्री था, उसके ऊपर आरसी गांधी का कमीशन बना, जिसने उन्हें इंडिक्टेड इसके ऊपर घोषित किया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कुछ भी नहीं की गई। आज फिर से उनके साथ मिलकर राहुल गांधी जी वो 2013 के उन जो लोगों की जान चली गई उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है, मुझे ये तो बता दो। ये देश को किस ओर लेके जाना चाहते हैं आप। और मेरा बड़ा अच्छा संजय सराफ जी ने इनका पर्दाफाश किया कि वो जो काम किया गया उस समय वो भी इनकी मर्जी से किया गया था। उसमें मनमोहन सिंह जी की और इस समय उमर अब्दुल्ला की दोनों की मर्जी से 8वें नंबर से उठा के। अभिजीत जी, मैंने कश्मीरी पंडितों के बारे में आपने बहुत सारी बातें कह दी, जरा उस पर कश्मीरी पंडितों की मैं लास्ट बात, कश्मीरी पंडितों की बिल्कुल कश्मीरी पंडितों की मैं बात करना चाहता हूं। देखिए कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े गुनाहगार कौन थे? शबीर शाह, यासीन मलिक, वो बीटा कराटे जैसे कोई किसी को माफ नहीं करेगा सर। बनाया किसी ने। आप प्लीज ये बताइए ना कि उनके लिए इस चुनाव में इस मैनिफेस्टो मैं बता रहा हूं अभी क्या क्या करने जा रहे हैं आप, और अभी तक क्या कोई आंकड़ा आपके पास है? अभिजीत जी, नहीं कोई बात नहीं, कोई आंकड़ा कोई ऐसा है कि इतने कश्मीरी पंडितों को हम बचा चुके हैं? सही साहब, सबसे पहले तो बात ये आती है कि सबसे बड़े जो गुनाहगार हैं वो 30 साल तक किसने अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखे? राहुल गांधी जी की पार्टी ने, इन्होंने छुपा कर रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी अपनी कुर्सियों के पीछे छुपाया। आज वो सारे कहां नजर आते हैं आपको? तो मुझे लगता है सबसे पहले इंसाफ जो 30 साल बाद दिया, किसने दिया? इसी माननीय गृह मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब की वजह से ही हमारे को इंसाफ मिला यहाँ के लोगों को। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो वापसी का रास्ता वो आपके सामने ही तक बता दिया गया है। अमन सुकून सुख चैन लौट आए, और वो दिन दूर नहीं जब सभी के सभी कश्मीरी पंडित वापस अपने घर पे जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे। अभी भी मतलब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, हम आशा करते हैं अभिजीत जी कि इन चुनावों के बाद तुरंत हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां पहुंचे। शाह साहब, तौसीफ शाह साहब, क्या कोई युवाओं के रोजगार के लिए रोड मैप है? हाँ, अभिजीत जी ने एक और बात, बहुत अच्छी बात कही, टूरिस्ट काफी बड़े हैं, लेकिन अभिजीत जी ये भी एक आंकड़ा मेरे पास यहां पर है कि व्यापार, जो लोकल व्यापारी हैं उनका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, वहां पर उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि टूरिस्ट बहुत बड़े हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा कश्मीर में हुआ है। शाह साहब, कोई आपकी पॉलिसीज युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कश्मीर में इन विधानसभा चुनावों में? देखिए, युवा को देखा जाए तो युवा किसी भी नेशन का, किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का वो बेस है। वो वही कल के बच्चे हैं जिन्हें कौम संभालनी है, जिन्हें आगे चल के हमें कांधा दे के उसके बाद इस कौम को आगे लेके जाना है। तो मैं ये कहूँगा कि युवाओं के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अगर आप हमारा आज पिछला कार्यकाल भी देखेंगे जो बहुत कम है, हम 2002 से 2008 के बीच में 3 साल गवर्नमेंट में रहे और उसके बाद 2 साल और गवर्नमेंट में रहे, तो हमने अपना टोटल 5 साल किया है। अगर 5 साल में आप हमारा देखेंगे तो शायद उतने ज्यादा लोग लगे हैं कि जितने 10 साल के गवर्नर रूल जो यहाँ पर रहा 2014 से आज तक, 2019 से आज तक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कुछ भी कर सकते हैं, या कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें जितनी नौकरियां बीजेपी ने अपने इस गवर्नर रूल के तहत नहीं दी होंगी,
उतने उससे बहुत ज्यादा नौकरियां हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में दी हैं। दूसरा, ये तो ये भी नहीं जानते कि इन्होंने जो 2-2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 साल में जमा होकर 20 करोड़ होगी। 20 करोड़ का अगर हम अपना हिस्सा निकालें जम्मू कश्मीर का, तो वो तो अप्रॉक्सीमेटली 70-80 लाख नौकरियां तो होनी चाहिए थे। यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ रही है 2019 से। हाँ, हमारा ये है कि वी हैव अ वेरी सॉलिड रोड मैप, वी हैव वेरी सॉलिड रोड मैप्स, वी हैव, हमने दिखाया है इससे पहले भी किस तरह नौकरियां देनी है, इंडस्ट्रीज कैसे लगानी है। बट ये जो पिछले 5 साल जो हमारे पास आए, ये जो 2019 से आज तक जो हमने देखा, इसमें आप ये भी मान के चलिए कि हमारी जो इससे पहले रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी यहाँ, वो बहुत कम थी हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों से। और अगर आज आप देखते हैं, हम बाकी स्टेटों के एट पार आ गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ पे अभी 30% की बेरोजगारी है, और उससे ज्यादा ही है। इनके हिसाब से 30% है, हमारे हिसाब से मिनिमम 45%। मुझे जवाब नहीं, अभिजीत जी आ रहा हूँ आपके पास, सिर्फ 2 मिनट आ रहा हूँ। अभी जरा मैं गगन जी के पास चला जाऊं। गगन जी, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन टेररिज्म। क्या गगन जी, आपकी पार्टी, आपके नेता उन्हीं पुरानी बातों में इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, लोगों की भावनाओं को भड़काते रहेंगे? यह एक आंकड़ा आपके सामने 5 अगस्त 2019 यानी कि 370 के बाद 617 आतंकवादी घटनाएं, 174 हमारे गगन जी जवान शहीद, 110 नागरिकों की मौत। कोई आपके पास ऐसा प्लान है कि आप आतंकवाद को रोक सकें, कश्मीर की जनता को छुट्टी दिला सकें? सही भाई, आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं अभिजीत जी, उनसे कहा था कि 370 एप्लीकेशन के बाद जम्मू कश्मीर में अच्छा क्या डेवलपमेंट साफ साफ है। आतंकवाद तो रुका नहीं ना। और ये जो आप रोड मैप की बात कर रहे हैं आतंकवाद के लिए, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सहयोग प्राप्त हो और एक दृढ़ इच्छा हो कि हमने आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। और मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने कभी भी किसी आतंकवादी का समर्थन नहीं किया, और आतंकवाद के मुद्दे पे हमारी पॉलिसी अफजल गुरु, आप तो, आपके नेता तो कहते हैं कि हम फांसी नहीं देते। मेरा वर्ष चलता तो मैं फांसी नहीं देता हूं। वो तो कह रहे हैं कि फांसी देने से क्या हो गया। देखिए, वी आर अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट, वो हमारी अलग बात है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे बात होगी हमारी। लेकिन आज जो चुनावों का मुद्दा है, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव जो है किन मुद्दों पे लड़ा जाता है। आज भाजपा के पास जो है मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा विहीन है भाजपा इस समय। और इस समय इतनी ज्यादा परेशान है, हतोत्साही है कि वो कुछ भी, अमित शाह का मैंने अच्छा, कश्मीरी पंडितों के लिए देखा मैंने। गगन जी, जी सही जी, कश्मीरी पंडितों के लिए कोई पॉलिसी है उन्हें वापस लाने के लिए? कोई आप आश्वासन देंगे, वो भरोसा कर पाएंगे आप पर, या आप उन्हें कहेंगे कि नहीं, आइए, हम हमारे साथ रहिए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? 2009 से लेकर 2014 तक उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो सबसे ज्यादा जो है कश्मीरी पंडितों को घाटी में हम लोगों ने बसाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदाउट सेंटर की हेल्प के ये पॉसिबल नहीं है। और अब जब चुनाव होने वाले हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो सत्ता में आएगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, अभिजीत यहाँ बैठे हुए हैं, कि केंद्र का हमें पूरा सहयोग रहेगा। और केंद्र के सहयोग के बाद ही हम जम्मू कश्मीर का एक वो विकास करवाएंगे जो शायद मोदी जी कहते हैं, लेकिन करवा वो हम ही सकते हैं, क्योंकि हम बेहतर जानते हैं। भाजपा शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी बेहतर तरीके से नहीं जानती होगी, क्योंकि जो जम्मू के भाजपा के नेता हैं वो कभी कश्मीर में एक्टिव रहे ही नहीं है, ना कभी चुनाव लड़े हैं, ना इनको कश्मीर जनता से कुछ पड़ा है। ये सिर्फ जम्मू रीजन में 4-5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ज्यादा एक्टिव हैं, बाकी एक्टिव नहीं है। तो जम्मू अभिजीत जी, 1 मिनट आ रहा हूँ, दो मेहमानों के होकर आपके साथ सहयोग नहीं होगा सर। मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। दीपक जी, भगत जी, थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं जल्दी अब आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, संजय जी, 1 सेकंड आ रहा हूँ आपके पास सर। कश्मीरी पंडित पर बात होगी, मैं इनको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। चलिए, क्योंकि ये दोनों सहयोगी हैं, मैं दीपक जी से उनका एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है ना दीपक जी, कश्मीरी पंडितों की क्या अकल होती है बेचारों की? अपने देश से, अपने घर से बाहर बड़ी तकलीफ होती है, बिल्कुल, वो शरणार्थी बन के जी रहे हैं यहाँ पर, और किस स्थिति में है। मैं अभिजीत जी से चाहूंगा कि सर आप भी कहें इस बारे में कुछ, प्लीज उन्हें आश्वासन दें
कि चुनाव का इंतजार नहीं, सरकार बनने का इंतजार नहीं, केंद्र में हमारी सरकार है, मनोज सिन्हा जी वहां पर हमारे बैठे हुए हैं, हम आपको ला रहे हैं और नहीं ला पा रहे हैं, तो क्यों नहीं ला पा रहे हैं? दीपक जी देखिए सईद भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जाते हैं और भारत की बात करेंगे। सर आप कश्मीरी पंडितों मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो अभी भी भारत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और आपने भाजपा प्रवक्ता का बयान अभी देख लिया स्पष्ट तरीके से, इनको कश्मीरी पंडितों के नाम पे दही जम जाती है, मुसलमानों के लिए इनके पास खूब सारे शब्द हैं, तो यहीं पे इनका दोहरा चरित्र तो बेनकाब हो गया। देखिए हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कैलाश मानसरोवर, कई सालों से यात्रा बंद है, उस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने शिव को छला है, जिन्होंने शिवाजी को छला है, जिन्होंने महाकाल से लेकर महाराष्ट्र को छला है चाइनीज कंपनियों को ठेके दे देके, और तो फिर उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस जनता ने, इस बार देश के जनता ने कह दिया है कि जो कश्मीर के साथ झूठ बोल रहे हैं, जो शिव जी के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, जो धर्म के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, उनको जनता माफ नहीं करने वाली है। पिछले 10 सालों में अब बताइए आतंकवादी इतने घटने हो गए, अभी आपने 110 बता दिया, 600 कुछ नंबर, लेकिन इनके सरकार उत्तर प्रदेश के मंत्री कहते हैं पिछले 10 सालों में कोई घटना नहीं हुई भाई साहब, लेकिन कोई पत्रकार पूछ देता है पुलवामा क्या था तो मंत्री जी अपनी बगले ताकने लगते हैं। तो ये कहां है, भाजपा में किसकी बात कर रहे हैं क्या? तो भैया देश की जनता को 10 साल हो चुके हैं, अब आप दिन में सपने नहीं दिखा सकते, आप दिन में दिया दिखा के इनको बरगला नहीं सकते, अब आपको मुद्दों की बात करनी होगी। मैं कहता हूं कि आपने कश्मीर पे 10 साल हुकूमत करी और 10 साल कश्मीर को बंधक बना के क्यों रखा? पाकिस्तान बिरयानी खाने आप जाते हैं, अजहर मसूद के साथ भाजपा का रिश्ता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं आपको। जैसे जैसे भाजपा का उदय होता गया 1980 के बाद से, भाजपा की जैसे स्थापना हुई, देश में धार्मिक उन्माद बढ़ता गया, देश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती गई हैं। मैं आपको बहुत दीपक जी मुझे आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है, संजय जी से ले लें, एक बड़ी खबर आ गई है इसलिए उस पर हमें जाना होगा। संजय जी जल्दी से क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कश्मीरी पंडित क्यों नहीं आ पा रहे हैं अभी तक, और क्या आप किंग मेकर की तरह बिहार में यहां भी उभरते हुए अपने आप को देखते हैं, और क्या आपकी भूमिका बड़ी होने जा रही है जम्मू कश्मीर में? कोई आपके पास प्लान है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को हम कैसे वापस लाएं, कैसे बचाएं? क्यों वो विश्वास नहीं कर पाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पर? सईद जी, कश्मीरी पंडित का कोई भी कश्मीरी मुसलमान दुश्मन नहीं है, मैं खुल के आज बोल रहा हूं। अगर उसका दुश्मन है तो पॉलिटिकल पार्टीज है, इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं मत बोलिए दीपक जी, नहीं क्षमा दीपक जी, क्षमा दीपक जी, नहीं भाजपा ही सबसे बड़ी दुश्मन है, मत बोलिए सर, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा दुश्मन इनको मैं बताना चाहता हूं, इनकी नॉलेज बूस्ट करना चाहता हूं, भाजपा ही सबसे दीपक भैया मत बोलिए प्लीज, माइक ऑफ करना पड़ेगा आपके। संजय जी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए सईद जी, मैं फैक्ट्स और फिगर्स देकर बात करता हूं, मैं फैक्ट के फिगर्स के बगैर बात नहीं करता। हमारी हवा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पूरे कश्मीरी पंडित भाई रहते थे, कश्मीरी हमारी पूरी मैक्सिमम मेजॉरिटी कम्युनिटी रहती थी। 100 से प्लस मकान वहां की एमएलए साहिबा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मकान तोड़े, उनको दुकान बनाए कश्मीरी पंडितों के, और उन दुकानों को 5-5 लाख रुपए में बेचा। कौन सा कश्मीरी पंडित इनको सेकुलर मानेगा, और कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉक्टर फारूक साहब चिल्लाते हैं, और फारूक साहब को भी ये पता है। डॉक्टर ठुस्सू का मकान तोड़ा, जंदार मौला में मकान तोड़ा कश्मीरी पंडित का, तो उसके ऊपर दुकानें बनाई, वहां पर एक स्कूल। संजय जी मुझे आपको रोकना पड़ेगा, समय समाप्त हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, आज आपने वाकई आपने कश्मीर के लोगों के मुद्दे उठाए। अगली बार हम आते हैं आपसे और बात करेंगे। अभिजीत जी, गगन भगत जी, तौसीफ शाह जी, संजय सराफ जी, दीपक झा जी, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा जल्दी इसलिए समाप्त कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी खबर इस समय लखनऊ से आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर में एक इमारत गिरने की खबर आ रही है और उसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग गिर गई है, कई लोग उसमें दबे हुए हैं, इस तरह की खबर वहां से आ रही है। हालांकि मलबे में कितने लोग दबे हैं इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं है। ये बिल्डिंग में कितने लोग थे इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन राहत और बचाव का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संतोष, क्या ये इमारत किस तरह की इमारत थी, कितने लोग उसमें मौजूद थे, कितने लोगों के दबे होने की आशंका है, राहत और बचाव कैसे चल रहा है, पूरी बात बताइए प्लीज। देखिए, सरोजनी नगर का ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है जहां पे गोदाम का कई सारे गोदाम थे एक बिल्डिंग के अंदर, वही बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। पुरानी बिल्डिंग है बताया जा रहा है, और कई कंपनीज के जो गोदाम होने की वजह से जो लोग काम कर रहे थे, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 10 से 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड, लोकल पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी भेजा गया है। तो ये कहा जाए कि राहत कार्य शुरू है, लेकिन एक बड़ी घटना, अभी किसी के
मौत होने की खबर नहीं है, लेकिन हाँ 10 से 12 लोगों के दबे होने की जरूर आशंका जताई जा रही है कि लोग दबे हो सकते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो लोग वहां पे घायल अवस्था में भी निकाले गए हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनके अनुसार 10 से 12 लोग दबे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है और मौके पर राहत कार्य शुरू हो चुका है। जी, कैसे ये बिल्डिंग गिर गई संतोष? क्या बहुत पुरानी थी, जर्जर थी, बारिश का कुछ असर हुआ? क्या जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, ये बारिश का ही असर है। बिल्डिंग 10 से 12 साल जरूर पुरानी थी, लेकिन वो गिरने की कंडीशन पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि 10 से 12 साल पुरानी बिल्डिंग लगातार जो बारिश होने की वजह से उसमें सीलन और उसके बाद अचानक से बिल्डिंग ढह गई, जिसकी वजह से करीब 10 से 12 लोग दबे हुए हैं और मौके पर राहत। संतोष, आप नजर बनाए रखिए, आप मौके पर मौजूद हैं। दोबारा हम कुछ देर में आपके पास आते हैं जैसे ही कोई और अपडेट आपके पास आता है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे। गंभीर खबर लखनऊ से आई है, ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग गिरने से 10 से 12 लोगों के उसमें फंसे होने की आशंका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।